Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to the another episode of The Mighty Avengers। और आज के इस टाइन के अंदर हम बेसिकली देखने वाले हैं हैंक पिम के रिलेटेड स्टोरी। जैसा कि हमें पता है, हमें मेन सीरीज के अंदर ये पता चला था कि हैंक पिम जो है बेसिकली वो भी जो है एक स्क्रल का हिस्सा है और असली हैंक पिम कहाँ है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए आज हम एक फ्लैशबैक के ऊपर नजर डालने वाले हैं जिसके अंदर हम हैंक पिम की स्टोरी देखने वाले हैं, उनसे रिलेटेड स्क्रल का इन्वेजन देखने वाले हैं। सो गाइज, आई होप कि अब तक आप जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा वीडियोस बनाने पे सपोर्ट और मोटिवेट करते रहें। सो गाइज, चलिए इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं काफी महीनों पहले, जहाँ पे डॉक्टर हैंक पिम जो है यानी हेनरी पिम, जिसको आप गोलायत के नाम से, एंटमैन के नाम से, येलो जैकेट के नाम से जानते हैं, ये वो सुपर हीरो है जो कि बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स और आइडेंटिटीज ले चुका है कॉमिक्स के अंदर। और ये बेसिकली एक आज यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए होते हैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट में से एक हैं। इनका मुकाबला टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड, ब्लैक पैंथर और इस तरह के माइंड्स के साथ होता है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़बरदस्त किस्म के डॉक्टर हैं। और यहाँ पे वो बेसिकली बता रहे होते हैं अपनी कुछ थ्योरीज के बारे में, और लोग उनसे सवाल कर रहे होते हैं कि आपने जो एडवेंचर्स किए हैं एवेंजर्स के साथ इतने सालों से, आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं, तो इससे क्या आपकी रिसर्च वगैरह पे इफेक्ट पड़ा है? तो हैंक पिम बोलते हैं कि बिल्कुल, हमारी इतनी सी भी किसी हरकत से जो है हमारी रिसर्च के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब हम छोटी छोटी दुनियाओं में जो चीज़ें देखते हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, अगर हम उनके ऊपर भी नजर डालना शुरू करें तो हम एक बहुत बड़ी रिसर्च कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ी और नई चीज़ ईजाद कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम उस चीज़ के ऊपर फोकस रहें। और उसके अलावा वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि इस तरह मैंने आज तक बहुत चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे हैं, मैंने बहुत चीज़ों के साथ खेलने की कोशिश करी है, यहाँ तक कि एलियन टेक्नोलॉजीज भी मेरे हाथ लगी हैं, मैंने उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। लेकिन वहीं पे एक लड़की हाथ खड़ा करते हुए पूछती है कि डॉक्टर हेनरी पिम, आप बता सकते हैं कि एवेंजर्स का ब्रेकअप क्यों हुआ? तो हेनरी पिम उसको देख रहे होते हैं और फिर मुस्कुरा के बोलते हैं कि देखो, मुझे नहीं लगता कि उन लोग का कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है, बस वो लोग एक छोटे से ब्रेक के ऊपर हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ कि कभी दुनिया को जरूरत ना पड़े कि एवेंजर्स एक साथ दोबारा आए और एवेंजर्स को दुनिया को बचाने की जरूरत पड़े, ऐसा कोई दिन ही ना आए। और इस तरह वो लड़की देख रही होती है हेनरी पिम को और हेनरी पिम भी उसको देख रहे होते हैं। और यहाँ से हम एक अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हैंक पिम अपने लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के रात भर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक जोर से जैनेट आती है, यानी उनकी वाइफ वास्प, और बोलती है कि तुम हनी यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम अभी तक सोई नहीं हो? तो हेनरी पिम बोलते कि तुम क्या शराब वराब पी कर आई हो? तो बोलती कि मैं तो भूल चुकी हूँ कि हम लोग रहते भी कहाँ पे हैं। तो हेनरी बोलता है कि बहुत बढ़िया। तो जैनेट बोलती है हम यहाँ सिर्फ 1 महीने से रह रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं जगह को रट कर लूँगी अभी तक क्या? तो हेनरी पूछता है क्या तुम जानती हो कि तुम कहाँ से आ रही हो और ये टाइम दिख रहा है तुम्हें रात में घर में आने का? बता सकती हो कि तुम थी कहाँ पे? तो बोलती है कि मैं तुम्हें बता के गई थी मैं कहाँ पे जा रही हूँ। टॉम फोर्ड, मैं उसके साथ थी और मैं उसके साथ डिनर कर रही थी, वो अपने कुछ दोस्तों को भी साथ में लेकर आया था, हम बिजनेस की बात कर रहे थे। तो हेनरी बोलता है और बिजनेस के ऊपर तुमने शराब पी ली? तो बोलती कि मैं बाहर थी अपने दोस्तों के साथ, उस वक्त जो था मेरा एक अच्छा वक्त चल रहा था और मुझे नहीं पता चला दोस्तों के साथ, और मुझे माफ़ करना कि मेरे दोस्त भी हैं, मुझे पता है ये बात तुम्हें बहुत ज़्यादा चुभ रही होगी, लेकिन मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, मुझे बिजनेस के लिए लोगों के साथ डिनर्स करने पड़ते हैं और बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तो हैंक पिम बोलता है कि तुम जाओ और सो जाओ। लेकिन जैनेट जो चिल्लाते हुए बोलती है कि शुरू से तो वो तुम ही थे ना जो यहाँ पे आना चाहता था, मैं तो कभी यहाँ पे आना भी नहीं चाहती थी। तो हेनरी पिम बोलते हैं कि जाओ और जाके सो जाओ। तो वो बोलती है कि मैंने किसी को किस नहीं करी, समझे तुम, और मैं चाहती तो कर भी सकती थी। तो हैंक पिम बोलते हैं कि मैंने कहा ना तुम अपने बिस्तर पे जाओ। और इस तरह वो गुस्से से वो दरवाज़ा बंद करती है और हैंक पिम भी उसको देख रहे होते हैं। और वो बोलती है वास्प कि हमें तो न्यूयॉर्क में रह जाना चाहिए था। तो हैंक पिम बोलते हैं कि हाँ, तुम्हें तो सच में न्यूयॉर्क में रह जाना चाहिए था, तुम आई क्यों? और इस तरह हम देखते हैं हैंक पिम अपना रात भर काम करते करते उसी टेबल के ऊपर सो जाते हैं, और जब सूरज निकलता है तो अचानक उनकी आँख खुलती है और वो जैनेट को ढूंढते हैं, लेकिन जैनेट वहाँ पे होती नहीं और एक नोट छोड़ के चले जाती है कि बाय।
और इस तरह दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंक पिम एक लड़की के साथ जो है रात गुजार रहे होते हैं, मतलब दिन लग रहा है देखने में तो, लेकिन फीलिंग्स रात वाली। तो वो पूछती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो बोलते हैं कि हाँ हाँ पूछो। तो बोलती है क्या आप मैरिड हैं? तो बोलती है ये सब करने के बाद तुम्हें अब ख्याल आ रहा है कि तुम मुझसे ये पूछो? तो बोलती है कि नहीं, उस वक्त हम मूड में थे और मैं नहीं चाहती थी कि हमारा मूड ख़राब हो, इसलिए मैंने उस वक्त नहीं पूछा। लेकिन आप ये बताइए कि आप उससे अलग क्यों हो गए? आप लोग तो काफ़ी पुराने सुपर हीरोज़ हैं, आपको तो हर कोई जानता है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि वो मुझे छोड़ के चले गई और हमने बहुत बार कोशिश करी कि हम एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन ये कभी भी काम ही नहीं करता है। इससे पहले मैं कभी इतनी उम्र वाले के साथ नहीं रही हूँ। तो हैंक पिम बोलते कि मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ। तो बोलती कि ये कोई मैं इंसल्ट नहीं कर रही थी आपकी। तो हैंक पिम पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई रूम पार्टनर है? तो बोलती कि नहीं, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। और बेसिकली हैंक पिम वगैरह जो है उससे क्लोज होने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये लड़की भी उनसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश कर रही होती है। और अचानक वो बोलती कि ये देखिए इंटरनेट पे क्या मुझे अभी दिखा है कि न्यू एवेंजर्स जो है वापसी एक साथ हो गए हैं। और ये बेसिकली उस टाइम की बात है जब राफ प्रिजन के अंदर ब्रेकआउट हुआ था और सारे एवेंजर्स पहली बार एक साथ मिले थे। तो हेनरी पिम बोलते कि नहीं, अब मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक रिसर्च कर रहा हूँ अपनी और मुझे उसके ऊपर रहना होगा। मैं काफ़ी टाइम से उसकी रिसर्च के पीछे लगा हुआ हूँ और अब मुझे सिर्फ वही करना होगा। तो वो लड़की बोलती है इसका मतलब तुम यहाँ से नहीं जाने वाले होती जल्दी, तुम और रुकोगे? तो हैंक पिम बोलते कि बिल्कुल, क्या आज तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी? तो वो बोलती है कि बिल्कुल, मेरे पास तो हज़ारों सवाल हैं तुमसे पूछने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि थ्रू आउट द डेट वो लोग जहाँ पर कहीं भी मिल रहे होते हैं वो सिर्फ उनसे सवालात कर रही होती है। और उसके सवालों पर ज़रा गौर कीजिए। पहला सवाल वो पूछती है क्या आप एवेंजर्स का हिस्सा क्यों नहीं रहे? आपने अल्ट्रॉन को बनाया था तो आपकी ओरिजिनल इंटेंशन क्या थी? और मैं तो उसके ऊपर बहुत जल्द एक पेपर भी लिखने वाली हूँ। क्या तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के कभी कोई बच्चे हुए हैं? और तुम कितना ज़्यादा स्मॉल हो सकते हो अपनी स्टेबिलिटी को खोए बगैर? क्या तुम कभी स्पाइडरमैन से मिले हो? चलो सब छोड़ो, मुझे क्रीज कर्ल वॉर के बारे में बताओ। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन तुम शायद इस पर भरोसा ना करो। तो बोलती कि नहीं, मैं शायद इस पर भरोसा कर लूँ, क्योंकि मेरा एक भाई है जो कि वेबसाइट पर जाके ये थ्योरीज वगैरह पढ़ रहा होता है कि उसने JFK, मर्लिन मूर, गैलेक्टस, इस तरह की चीज़ें, और वो किसी बियॉन्डर की बात कर रहा था। क्या ये सब चीज़ें कोई सेंस बनाती हैं? तो हैंक पिम बोलते कि बिल्कुल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल असली हैं और इनसे मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये सिर्फ थ्योरीज नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें असल में हो सकती हैं। तो हैंक पिम बोलते कि हाँ, द क्रीक जो थे वो बहुत नोबेल एक रेस थी और मेरे ख्याल से वो लोग हैं जो कि हम अगले 10,000 साल बाद बन जाएंगे। मतलब वो हमारी टेक्नोलॉजी से 10-15 साल, 1000 साल आगे हैं और हो सकता है कि हम भी आगे जाके वो बन जाएं। वो हमें इस तरह से देखते हैं कि जैसे कि हम उनकी नज़र में केवमैन हो। कैप्टन मार्वल, उसको तो तुम जानती ही होगी क्योंकि उसको कौन नहीं जानता। तो बोलती कि कैप्टन मार्वल यानी कैप्टन ब्रिटेन की तो नहीं बात कर रहे तुम? तो बोलता कि नहीं, ये अलग है, वो एक क्री का था। तो पूछती कि वो एक एलियन था? तो हैंक बोलता कि बिल्कुल। और वो पूछती है अच्छा, तो ये दूसरे जो तुमने बताया था मुझे स्क्रल्स, हाँ ये स्क्रल्स क्या चीज़ होती हैं? तो वो पूछते हैं कि ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करने वाली है। वो एक शेप शिफ्टिंग एलियंस है जो कि हमारे बीच हो सकते हैं और हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है। और मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इसी एबिलिटी की वजह से, सिर्फ इस एबिलिटी की वजह से कि वो हमारे बीच छुप के कुछ भी चाहें कर सकते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक और वीजी बनाता है और इसीलिए मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हैंक पिम बोलते हैं उनकी यही आदत मुझे सबसे बुरी लगती है कि वो लोग छुप के गद्दारी करते हैं, चीटिंग करते हैं और इस तरह वॉर करते हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना ऑनर नहीं है कि वो सामने से लड़ें। वो पेन इन द एस हैं और कुछ भी नहीं। मुझे उनसे बहुत नफरत है। तो वो बोलती कि रियली अगर ऐसी बात है तो वो तो हमारे बीच भी हो सकते हैं। तो हैंक पिम बोलते हैं कि बिल्कुल, वो अभी यहाँ पे भी हो सकते हैं, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, हमें उसका पता भी नहीं चलेगा। और वो बोलती है लेकिन अगर वो हमारे बीच हैं तो आप उसके बारे में क्या कुछ कर नहीं सकते हैं? तो बोलता है कि बिल्कुल, मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर करूँगा। तो वो पूछती है वाकई में आप क्या कर सकते हैं? तो हैंक पिम बोलता है कि नहीं, मैं नहीं, लेकिन रीड रिचर्ड जो फैंटास्टिक फोर का है उसको इस बारे में सब कुछ पता है और वो जानता है कि उनको कैसे डिटेक्ट करना है और उनको कैसे पकड़ना है। तो वो पूछती है कि आपको इस बारे में कैसे पता? तो बोलती है कि हम लोग आपस में अपना वर्क शेयर करते हैं, हम लोग कुलीग्स हैं यार। तो क्या रीड रिचर्ड भी तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं? तो बोलता है कि हाँ हो सकते हैं अगर वो चाहें तो, लेकिन उनका जो DNA है वो थोड़ा स्पेशल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ उन पर काम करेगी। तो वो लड़की पूछती है क्या तुम्हें इस चीज़ से डर नहीं लगता कि तुम जिस किसी से भी बात कर रहे हो, जिस किसी पे भी यकीन कर रहे हो वो स्क्रल हो? तो हैंक बोलते कि हाँ मुझे लगता तो है डर। तो वो लड़की बोलती है कि मैं सीरियस हूँ। तो हैंक पिम बोलते कि देखो, जब भी उन्होंने हम पे अटैक करने की कोशिश करी सामने से या पीछे से, कभी भी हम उनकी ऐसी पेटी लगाते हैं कि वो उस यूनिवर्स से दूर भाग जाते हैं और इसीलिए मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो जब मेरे सामने आएंगे मैं उनका फिर वही हाल करने वाला हूँ। तो बोलती कि अच्छा सच में ऐसा ही है? तो बोलते कि हाँ, तुम मुझे थोड़ा जेडी कहो या कुछ भी कहो, लेकिन बात ऐसा ही है। तो बोलती कि नहीं, तुम यहाँ पे बहुत एरोगेंट हो रहे हो, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो खुद एक सुपर स्क्रल होती है और वहाँ यहाँ पे हैंक पिम को किडनैप करने के लिए आई होती है, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही होती है, इनके क्लोज हो रही होती है। लेकिन अगले पल हैंक पिम उसके वार से बचते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, लेकिन वो स्क्रल उनको अपने हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन हैंक पिम भी उसके मुंह पे ब्लास्ट मारते हैं, लेकिन उससे उनको कुछ नहीं होता और वो लड़की जो होती है हैंक पिम को अपने बड़े बड़े हाथों से ज़मीन पे कुचल देती है और इस तरह हैंक पिम वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। अब अपना फ़ोन निकाल के बोलती है
कि मेरा काम हो गया। और अगले बार हम देखते हैं दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आती है, तो वो देखती है की होल से कि वहाँ पे बेसिकली वास्प यानी जैनेट आई हुई होती है उससे मिलने के लिए। तो वहाँ पे जैनेट इसको देख के और गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये अपने आधे कपड़ों में होती है और उसने दरवाज़ा ऐसे खोला होता है। तो जैनेट बोलती है कि वाकई में तुम मुझसे मजाक कर रही हो, मेरे सून टू बी एक्स हस्बैंड को बता देना कि मैं अमेरिका वापस जा रही हूँ। तो बोलती है कि ओ माय गॉड तुम तो वास्प हो ना, ओ वो शावर के अंदर है, मैं क्या उनको बुलाऊँ तुम्हारे लिए। तो जैनेट बोलती है कि बहुत बढ़िया, क्या बात है, तुम बता सकती हो कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो उससे पहले कुछ बोले लेकिन वास्प बोलते कि जाने दो, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मेरी एक बात याद रखना कि इतनी छोटी चीज़ों के पीछे तुम मत भागा करो लड़कियों, तुम कुछ बड़े के लिए एम करो। और इस तरह वो वहाँ से गुस्से में चले जाती है और ये भी वहाँ का डोर बंद करती है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं सीधा उस रस्म की तरफ, उस रिचुअल की तरफ जो कि बेसिकली एक स्क्रल को ह्यूमन बनाती है। और इस तरह ये लड़की जो होती है इसके ऊपर हैंक पिम का ब्लड लगाते हैं और इस तरह इसको बना दिया जाता है एक ह्यूमन मेल हेनरी पिम, अवेंजर, येलो जैकेट, एंटमैन और गोलायत। यानी कि अब इसके पास हैंक पिम की सारी मेमोरीज और उनकी जगह ये अब उसको रिप्लेस कर चुकी है। तो ये समझ लीजिए बात है उस टाइम की जब न्यू एवेंजर्स की टीम नई बनी थी, तब से हैंक पिम जो है वो रिप्लेस कर दिए गए थे। और तकरीबन इससे कुछ टाइम पहले जो है जेसिका ड्रू यानी जो क्वीन है वो रिप्लेस पहले ही हो चुकी थी। तो वहीं पे वो लड़की जो उसको जिसने चेंज किया था बोलती है कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत जल्दी इसके अंदर आ गए, लेकिन इस वक्त तुम्हारी थॉट्स और उसकी थॉट्स दोनों आपस में टकरा रही हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि ये तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है पिम। लेकिन अभी भी मैं इस बात पे शक है कि हेनरी पिम जो है हमारे लिए क्या साबित हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी इन एवेंजर्स के बीच में। तो हेनरी पिम बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक हफ्ता दो, मैं अपनी वैल्यू तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। और उसके 2 महीने बाद हम शिफ्ट होते हैं जब अल्ट्रॉन का अटैक होता है न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर। और ये माइटी एवेंजर्स की पहला जो स्टोरी आर्क था ये उसकी कहानी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसिकली जब सारे लोग हार मान जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बुलाते हैं हेनरी पिम को, क्योंकि हेनरी पिम ने अल्ट्रॉन को बनाया था और वही उसको सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। और वहीं पे हम इस तरह देखते हैं कि हैंक पिम जो है वो बोलते हैं कि पर्टिकुलरली हर फील्ड के अंदर रेड जेट्स को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माना जाता है, उनके पास सबसे ज़बरदस्त और बड़ा दिमाग है, लेकिन इस फील्ड के अंदर मैं वर्ल्ड एक्सपर्ट हूँ। और यहाँ से बेसिकली हम शिफ्ट होते हैं खुफिया मीटिंग के अंदर जो स्कल्स की हर हफ्ते या कुछ दिनों में होती है। और यहाँ पे हैंक पिम जो एक नई अपडेट लेकर आते हैं और बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्ट्रॉन का कि उसने ये ब्रेक थ्रू करा। उसके ज़रिए हमें बहुत सारी नई डिस्कवरीज का पता चला है जो कि टोनी स्टार्क से रिलेटेड हैं। उसने ये डिस्कवर कर लिया था कि टोनी स्टार्क जो है वो बायो हो चुका है, मतलब अब उसका आर्मर उसे उसके ऊपर तक नहीं बल्कि उसकी बॉडी तक हो चुका है, वो अब एक ऑर्गेनिक मशीन बन चुका है। और इस बारे में हमें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। हमारी इंटेलिजेंस उसके पुराने आर्मर के लिए थी, वो पुराना डेटा था जो कि अब हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो चुका है। टोनी स्टार्क उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुका है जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं था। लेकिन ये अल्ट्रॉन जो था ये बहुत ज़्यादा शातिर था, इसने इस चीज़ को डिस्कवर करा और उसकी उसी चीज़ के ऊपर अटैक करा। इसका मतलब साफ है कि टोनी स्टार्क की इस टेक्नोलॉजी को पेनिट्रेट किया जा सकता है। स्टार्क के पास एक वीक पॉइंट है। स्टार्क जो है इस वक्त पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो शील्ड हो, अवेंजर्स हो या कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, और उसकी डिफेंस मेन फ्रेम के अंदर एक वीक स्पॉट है। इसका मतलब हमें वो वीक स्पॉट ढूंढना है जिसके ज़रिए हम सब कुछ एक ही झटके में गिरा सकते हैं। तो डम डुगन वहाँ पे पूछते हैं कि ये बताओ कि अल्ट्रॉन इस वीकनेस को ढूंढ सका लेकिन तुम यानी हैंक पिम क्यों नहीं ढूंढ सके। तो हैंक पिम बोलते क्योंकि ये बात साफ है कि अल्ट्रॉन मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। मुझसे क्या, वो तो हेनरी पिम, टोनी स्टार्क या रीड रिचर्ड, हम सबसे ही ज़्यादा स्मार्ट है। हम सबकी दिमाग एक साथ जमा भी कर ली जाए तो उस कलेक्टिव माइंड से ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि अल्ट्रॉन वो बहुत ही ज़्यादा शातिर है। लेकिन इस सारी बातों में, इस सारे पजल के अंदर सिर्फ एक पीस मिसिंग है। और जैसा कि हमें पता है कि एम डे आया और चले गया और अब स्टार ट्रैक जो है उसको हमें निशाना बनाना ही होगा। मुझे लगता है कि हमारे सारी मुश्किलें जो हैं अब वो दूर हो चुकी हैं। आखिरी मुश्किल टोनी स्टार्क था, उसको भी हम ठिकाने लगाने का इंतजाम कर ही लेंगे। हर कोई अपनी अपनी जगह पे आ चुका है। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है, हमें अपने अरमाडा को बुला लेना चाहिए। और ये पैनल बेसिकली हम लोग देख चुके हैं पहले, जहाँ पे हैंक पिम जो है जैनेट यानी वास्प को जो है एक नया फार्मूला देते हैं जिससे वो स्मॉल के साथ अब जो है जायंट वुमेन भी बन सकती है, जैसा कि हैंक पिम बनते हैं, और वो उसका फार्मूला और इंजेक्शन देके चले जाते हैं। लेकिन बेसिकली हमें अब ये बात पता चली है कि ये फार्मूला कुछ और ही होगा, क्योंकि ये दरअसल हैंक पिम है ही नहीं और इन्होंने जैनेट को जो है अपनी चाल में फंसाया है, क्योंकि ये एक स्क्रल है। अब हमें देखना ये कि इन्होंने ये जो चीज़, ये फार्मूला इसको दिया था, इससे होता क्या है। टू बी कंटिन्यूड।